तो इस कहानी की शुरुआत में हम रोजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल की छुट्टियों में अपने घर पर वापस आ रहा है। उसे स्टेशन से पिक करने के लिए उस घर की मेड जाती है जिसका नाम मिस लपिता है। रोजर बार बार मिस लपिता के तरबूजों की तरफ देखता है लेकिन वो उसे छोटा बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। अगले सीन में रोजर घर जाकर अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम नोटिस करती है कि रोजर की पैंट थोड़ी सी गीली है। वो उससे इसके बारे में पूछती है। असल में रास्ते में मेड के उछलते हुए तरबूज को देखकर रोजर के छोटे चेतन ने जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया था। तभी वहाँ पर उसकी एक मासी आती है और कहती है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है। उसके बाद रोजर अपनी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था है। रोजर और बर्था की आपस में अच्छी दोस्ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन बर्था रोजर को जंगल में घुमाने लाई है। तभी रोजर को उसके घर की मेड लपिता वहाँ पर दिखती है। मिस लपिता को अचानक जोर से लगती है, इसलिए वो वहीं पास में खड़े खड़े पौधों को पानी देने लगती है। इसके बाद रोजर अंदर जंगल में टहल रहा था। फिर उसे एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब रोजर झाड़ियों में देखता है तो वहाँ पर उसकी घर की एक मेड अरसल किसी आदमी के साथ अपने कुएं में पानी भरवा रही थी। वो मेड रोजर को देख लेती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। रोजर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। उसी रात में जब रोजर सोने जा रहा था तो उसे अपने कमरे से बाहर तालियां बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो नजारा देखकर तो वो एकदम शॉक ही हो जाता है। वो वहाँ देखता है कि उसके घर की मेड हेलन एक दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई उसके पीछे खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। असल में वहाँ पर कोई ताली नहीं बल्कि हेलन को ही बजा रहा था। हेलन को बेलन मिलने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रोजर नहीं देख पाता। अगले सीन में रोजर सो रहा था, तभी वहाँ पर बर्था आ जाती है। बर्था रोजर से कहती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी तक वर्जिन है। रोजर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? बर्था बोलती है कि मुझे हेलन ने बताया था, जो हमारे घर में मेड है। अगले दिन बर्था रोजर को लेकर एक नदी के किनारे जाती है जहाँ पर उसके घर की सारी मेड आकर नहाते थे। बर्था रोजर एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी वो सभी मेड वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ पर सभी मेड आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर 3 आदमी आ जाते हैं जो उनके ही घर के नौकर थे। उसके बाद वो तीनों पौधों को पानी देते हुए दूसरे किनारे पर बैठी मेड को अपने अपने औजार दिखाने लग जाते हैं, लेकिन वो मेड भी किसी से कम नहीं थी। वो मेड भी उठकर उन्हें अपने तबले दिखाने लगती है, जिसे देखकर वो कहते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर के फादर घर आते हैं, जिसके साथ रोजर की बड़ी बहन एलिसा भी थी। घर के सभी मेंबर उनका वेलकम करते हैं। एलिसा भी सबके गले मिलती है, लेकिन वो रोजर को सिर्फ हेलो बोलकर घर में चली जाती है। यहाँ रोजर को काफी बुरा लगता है कि आखिर उसके साथ ये मतभेद क्यों हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है, जहाँ वो दोनों छुपकर उनकी मासी की बातें सुनते हैं। उनकी मासी फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने आई है। मार्गरेट अपने गुनाह को कबूल करते हुए बोलती है कि मुझसे एक पाप हो गया है। जब से मेरा नेफ्यू घर पर आया है तब से मेरी नजर सिर्फ उसी पर गंदी तरह से पड़ती रहती है, और अब तो वो मेरे सपने में भी आने लगा है और मैं उसके साथ बेड पर खेलती भी हूँ। मार्गरेट की ये सारी बातें रोजर भी सुन लेता है और ये सब सुनकर रोजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उस चर्च की छत टूटती है और रोजर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से चर्च के फादर और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रोजर उनकी बातें सुन चुका है। उसके बाद फादर रोजर को उसके घर पर ले जाकर सब कुछ बता देते हैं। रोजर की मॉम बोलती है कि आप ही बताइए आखिर इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। पादरी कहता है कि इसको मार मार कर इसकी लाल कर दी जाए। रोजर की मॉम भी मान जाती है। उसके बाद इस काम को करने के लिए मार्गरेट को चुनते हैं। मार्गरेट उसे मार मार कर उसके बैग को लाल कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को रोजर बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ है। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर तालियां बजने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर उसकी मेड हेलन फिर से किसी का बेलन ले रही है। लेकिन अफसोस के साथ उसको अभी भी ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो मिस्टर इंडिया है कौन। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी ये सब देख रहे थे। मिस्टर फ्रैंक मन ही मन सोचते हैं, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तभी वहाँ पर अरसल आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें आज पिटते हुए देखा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लाल हुए टमाटर पर आयोडेक्स लगा देती हूँ। रोजर मना कर देता है और उससे पूछता है कि मैं जब भी रात में सोने जाता हूँ मुझे हेलन किसी का बेलन लेते हुए दिखाई देती है, क्या तुम जानती हो कि वो आदमी कौन है? अरसल कहती है कि ये हम सब मेड की हर रात की कहानी है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रोजर सोचता है कि हेलन की बेलन मिस्टर फ्रैंक भी तो देख रहे थे। वो मिस्टर फ्रैंक से पूछने के लिए उनके कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर
दूरबीन की मदद से चांद सितारों का मुआयना कर रहे हैं। अचानक से रोजर को वहाँ देखकर मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रोजर भी दूरबीन की मदद से चांद सितारे देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे आसमान में चांद सितारे तो नहीं दिखते, लेकिन उसे जमीन पर दो आत्माओं का मिलन दिखता है। रोजर को वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें मियां खलीफा के नंबर के साथ साथ सविता भाभी वाली कहानियां भी थी। रोजर उस बुक को लेकर चला जाता है। अगले दिन वो छिपकर एक जगह पर किताब को पढ़ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर एक नौकर आता है। रोजर उसे देखकर वहीं पर छिप जाता है। तभी वहाँ पर हेलन भी मुर्गियों का दाना डालने आती है। उसे वहाँ देखकर वो नौकर उसे खिड़की में फंसा देता है और बाहर जाकर पीछे से उसके तबले बजाने लगता है। अब जैसे ही हेलन के अंदर बैलन जाता है तो वो चिल्लाने लगती है। अब रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर हेलन उसे रोकती है और कहती है कि नहीं साहब, अभी नहीं, तो रुको जरा, सब्र करो। अब जब तक उसको शक होता है कि बाहर क्या हो रहा है, तब तक वो नौकर का काम हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर अपने किताब को एलिस के किताब के साथ बदल देता है, और जब एलिस उस किताब को ओपन करती है तो शर्मा कर उसे जल्दी से बंद कर देती है। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे थे। अब रोजर का छोटा चेतन भी जिंदगी का सच जानना चाहता था, इसलिए रोजर किचन में अरसल के पास जाता है, लेकिन अरसल को लगता है कि उस घर के किसी नौकर ने उसे पकड़ा है, इसलिए वो उसके सिर पर प्लेट तोड़ देती है। अरसल देखती है कि ये तो रोजर है। उसके बाद वो भी रोजर की गोद में उछलने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी एक मोटी मेड वहाँ आती है और रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब रोजर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तभी उसे मिस लपिता दिखती है और वो चुपके से मिस लपिता के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। पहले तो मिस लपिता उसे मना करती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर एक पोस्टमैन आकर बताता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ भी रोजर का काम अधूरा रह जाता है। अब अगले दिन जब उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो लोग घर में एक पार्टी रखते हैं, पर यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहता है कि उसे अस्थमा है, इसलिए वो जंग में नहीं जाएगा। अब रात के वक्त उस घर के सभी नौकर उस घर की मेड को लेकर झाड़ियों में जाते हैं और उनका गेम बजाते हैं, क्योंकि अगली सुबह उन लोगों को जंग में जाना था। रोजर मायूस होकर उन सभी को सिर्फ देख रहा था। अब अगली सुबह उस घर के सारे मर्द जंग के लिए निकलते हैं। उनके सबके जाते ही रोजर अरसल के पास जाता है और वो उससे कहता है, तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और वो बिना टाइम गवाए अरसल की अनबॉक्सिंग शुरू कर देता है और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के ऊपर उछलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर की मॉम फादर को कहती है कि मेरा पति हर रात मेरी अलग अलग पोजीशन में लेता है और मुझे भी इसमें काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं ये कोई पाप तो नहीं है। पादरी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी करो, ये पाप नहीं होगा। अगले दिन हम उस घर की एक मेड को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रोजर आ जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसका भी गेम बजाना शुरू करता है। रात को रोजर अपनी मासी के बेडरूम में जाकर उनका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट वहाँ पर आती है और रोजर उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए आज मैं आपको आपकी जिंदगी का सुख देने आया हूँ। पहले तो ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस होती है, पर बाद में वो भी मान जाती है और रोजर उसे भी उछलना शुरू करता है। अगले सीन में हम हेलन को चाय ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन अब की बार वहाँ पर मिस्टर इंडिया नहीं था, क्योंकि उस घर के सारे मर्द जंग लड़ने गए थे। फिर हेलन रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर उससे पूछता है कि तुम हमेशा इस टाइम पर यहाँ पर क्यों आती हो। हेलन बोलती है कि मैं सभी को चाय देने के लिए यहाँ आती हूँ। अब हेलन वहाँ से जा रही थी, लेकिन रोजर उसे पीछे से पकड़कर खींच लेता है और हेलन के साथ भी अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। अगले दिन रोजर एलिस को अस्तबल में पकड़ लेता है। पहले तो एलिस उसे रोकती है, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है। अब रोजर की तो अचानक से चांदी पे चांदी हो गई थी। एक तरीके से उसकी तो अब लॉटरी लग गई थी। घर की सारी औरतें लाइन लगाकर रोजर के कमरे में जाती थी और अपना काम करवाकर वहाँ से निकलती थी। एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिस रोजर को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर रोजर शॉक हो जाता है और अब जंग भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए घर के सारे मर्द वापस आ रहे थे। अगले सीन में अरसल रोजर को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरे सीन में मार्गरेट भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि इसका क्या करूं, क्योंकि अगर इसका पता उसकी मॉम को चला तब तो वो उसका औजार कटवा देगी। रोजर एलिस से बोलता है कि वो अपने फियांस को जाकर सेड्यूस करे ताकि सबको लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। रोजर और अरसल मिलकर एलिस के बेड पर रेड नेल पॉलिश लगा देते हैं ताकि उसके फियांस को लगे कि एलिस की सील अभी टूटी नहीं थी। फिर रोजर मार्गरेट के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे मिस्टर फ्रैंक को लपेटना है ताकि उसे लगे कि ये बच्चा उसका है, और अरसल गाँव के एक आदमी से शादी कर लेती है। इसके बाद तीनों औरतों की शादी हो रही है। वापस हॉस्टल जाते वक्त हेलन वहाँ आकर बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचता है कि इसके लिए भी कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। तब हेलन कहती है कि मेरी तो इस घर के हर आदमी ने मारी है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उस पर इल्जाम लगा दूंगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।